अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर में आ जाए पेज 7 पे। पेज 7, चैप्टर में पेज 7। पहले सेट में मैंने रखी हुई थी क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट, वो हो गया पूरा। अब अगले में मैंने दो चीज़ें रखी हुई हैं, एक रेगुलर वे ट्रांजेक्शन एक होती हैं, वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, और इम्पेयरमेंट। चैप्टर में पेज 7, पेज 7। अच्छा, ये जो पेज 6 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है ना, ये वही है जो अभी सारा कुछ समझा रहा था। पेज 6 पे जो टेबल बना हुआ है, पेज 6 पे, ये वही है जो पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 से समझाया है। ये वही सारा स्टैंडर्ड की वर्डिंग लिखी हुई है जो मैंने क्वेश्चन 11 बना के समझाया है। समझ नहीं आई? हाँ, ये चीज़ नहीं टेस्ट हुई बिल्कुल। पेज 7 जी, रेगुलर वे ट्रांजेक्शंस। रेगुलर वे ट्रांजेक्शंस होती हैं वो ट्रांजेक्शंस जिनमें स्टैंडर्ड मार्केट है और उसमें शेयर, मिसाल के तौर पे शेयर्स की मार्केट है, उसमें शेयर्स के खरीदने का या बेचने का जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो उस मार्केट का प्रोसीजर है, उसमें 2-3 दिन लग जाया करते हैं। रेगुलर वे ट्रांजेक्शंस वो हैं जिनकी स्टैंडर्ड मार्केट है, उस मार्केट में ही जाके ट्रांजेक्शन करनी है और उस मार्केट के प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ की वजह से 1-2 दिन लग जाया करते हैं ट्रांजेक्शन पूरी होने में। जैसे अगर शेयर्स खरीदने हैं, 1 जनवरी को शेयर्स खरीदने चले गए, शेयर्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होने तक 2-3 दिन लग जाएंगे। शेयर्स बेचने हैं, मार्केट में चले गए, ब्रोकर को कह दिया शेयर्स बेचने हैं, कैश मिलने तक 2-3 दिन लग जाएंगे। इसकी मिसाल आप चेक की भी समझ सकते हैं कि अगर बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है चेक के जरिए, मार्केट के प्रोसीजर्स की वजह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। और इन 2-3 दिन में अकाउंटिंग कैसे करनी है और खास तौर पे अगर ईयर एंड बीच में आ जाए तो क्या करना है, ये इन 2 पेजेस के ऊपर बताया हुआ है। तो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग एक पॉलिसी है और एक ट्रेड डेट अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये कंपनी की मर्जी है कि वो इन दोनों में से कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी रखे। अगर ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो करेगी तो अकाउंटिंग डिफरेंट है, अगर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो चीजें डिफरेंट है। पहले ट्रेड डेट होती क्या है, सेटलमेंट डेट क्या होती है, रेगुलर वे ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, ये शुरू की 5-6 लाइनें पढ़ लें। पेज 7 के टॉप पे शुरू की 4-5 लाइनें और ये ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट क्या होती है यहाँ तक पढ़ लें। आगे फिर मैं ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग बताता हूँ। रेहान, मैं इधर आ गया हूँ। स्टॉक मार्केट में जब गए, ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, ये हो गई ट्रेड डेट। अब हमारे नाम पे ट्रांजैक्शन लॉक हो गई, लेकिन शेयर्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते होते 2-3 दिन लग जाएंगे। जब फाइनली हमारे अकाउंट में आ जाएंगे तो उसको सेटलमेंट डेट बोलेंगे। इस ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस क्या होगी, ये कौन से दिन वाली प्राइस होगी, ट्रेड डेट की सेटलमेंट डेट वाली? ट्रेड डेट वाली। हम जिस दिन मार्केट में एंटर हुए और ब्रोकर को कहा इतने शेयर्स चाहिए, तो उस दिन वो सिस्टम में हमारी एंट्री कर देगा, प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त जो प्राइस होगी वो प्राइस लगेगी, जो उस वक्त प्राइस होगी वो लगनी है। सेटल करते करते अगर 2 दिन लग रहे हैं तो पैसे हम कब दे रहे होंगे, वो 2 दिन बाद जब सेटल हो रहा होगा सब कुछ। तो इसको ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट कहते हैं। ट्रेड डेट वो है जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर हो रहे हैं हम सिस्टम के अंदर, और सेटलमेंट डेट वो है जब एसेट डिलीवर हो रहा है। अगर खरीद रहे हैं तो शेयर्स हमें मिल जाएं, अगर बेच रहे हैं तो शेयर्स हमारे पास से चले जाएं। अब इसमें 2 ट्रांजैक्शन है, शेयर्स खरीदने की ट्रांजैक्शन, शेयर्स बेचने की ट्रांजैक्शन। अच्छा, शेयर्स तो मैंने मिसाल दे दी, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, तो शेयर्स में भी हो सकती है बात, डिवेंचर्स में भी हो सकती है। लेकिन ऐसी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जिसमें प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि 2-3 दिन लग जाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन रेगुलर वे ट्रांजैक्शन नहीं है। वो शेयर्स खरीदना बेचना, यानी मैंने अगर दोस्त को शेयर बेच दिए हैं तो ये रेगुलर वे ट्रांजैक्शन नहीं है। रेगुलर वे ट्रांजैक्शन तब होगी जब स्टॉक मार्केट के थ्रू जाके शेयर खरीदे बेचेंगे। डिवेंचर्स की भी मार्केट हो सकती है, तो वो मार्केट्स जिनमें शेयर्स डिवेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं, उस मार्केट का एक मैकेनिज्म है जिसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस, ओके। अच्छा, अब अगर कंपनी की मर्जी, आईएस ने इजाजत दी है,
अगर कंपनी की मर्जी के ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो करनी है तो वो सिखाता हूं। पहले मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूं परचेज की, उसको ट्रेड डेट में सिखाता हूं, उसी को सेटलमेंट डेट में सिखाता हूं, ताकि परचेज चल रहा, फिर सेल बताऊंगा। पहले परचेज की बात करते हैं। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, शेयर्स हमने खरीदने हैं तो प्राइस कौन से दिन वाली लगेगी? ट्रेड डेट वाली। प्राइस लॉक उसी दिन वाली हो जाएगी। पैसे जेब से कब जाएंगे, शेयर्स हमारे अकाउंट में कब ट्रांसफर होंगे? सेटलमेंट डेट पे। पहले ट्रेड डेट अकाउंटिंग बता रहा हूं परचेज की, पेज 7 से बता रहा हूं। सबसे पहले ट्रेड डेट पे क्या होगा, क्योंकि हम खरीदने के लिए कमिट कर चुके, सिस्टम में हमारी एंट्री हो गई, जैसे चेक बैंक में जमा हो गया, तो जब चेक बैंक में जमा हो जाए तब बैंक डेबिट करते हैं या जब पैसे क्लियर होके आ जाए तो करते हैं? जब चेक जमा हो जाए। तो हमने इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर दिया, फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। ट्रेड डेट पे इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, किस अमाउंट पे? उसी दिन की फेयर वैल्यू पे, लेकिन कैश तो भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो फिर हम लायबिलिटी क्रेडिट कर लेंगे। ये ट्रेड डेट पे होने वाली एंट्री। अगर सेटलमेंट डेट से पहले पहले बीच में ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे आ जाते हैं। अभी लेट से 30 दिसंबर को हमने ट्रांजेक्शन की है, 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, तो 30 दिसंबर पे एसेट डेबिट कर लिया था, किस अमाउंट से? उस ट्रेड डेट पे जो फेयर वैल्यू थी। चूंकि हम इन्वेस्टमेंट डेबिट कर चुके, ईयर एंड पे अगर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉलो होना है तो फिर तो कुछ नहीं करने की जरूरत, लेकिन अगर फेयर वैल्यू फॉलो होनी है, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई फॉलो होनी हो, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल फॉलो होनी हो, उसको कर देंगे अप्लाई। ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो जाएगी। तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का रूल लग जाएगा। फाइनेंशियल एसेट को ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे और जो गेन लॉस है वो पीएनएल या ओसीआई में चला जाएगा। परचेज बता रहा हूं, ट्रेड डेट अकाउंटिंग बता रहा हूं। सबसे पहला काम, ट्रेड डेट पे ही एसेट डेबिट कर लेंगे, लेकिन कैश नहीं क्रेडिट, उसकी जगह पेएबल क्रेडिट। और चूंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट कर चुके और सेटलमेंट डेट से पहले ईयर एंड आ गया, अपडेट कर देंगे फेयर वैल्यू पे। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है तो फिर नहीं करना, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो करना है फेयर वैल्यू पे अपडेट। ये आ गया ईयर एंड। अब सेटलमेंट डेट आ गई, अब शेयर्स वाकई हमारे अकाउंट में हो गए ट्रांसफर, पैसे चले जाएंगे, तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और चूंकि अब ऑफिशियली शेयर्स हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, फिर से फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे। ईयर एंड पे तो किया था क्योंकि ईयर एंड बीच में आया था, लेकिन सेटलमेंट डेट पे अब ऑफिशियली हमारे अकाउंट में आ गए शेयर्स, तो फिर से उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे, अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो। और अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेड डेट की परचेज वाला पूरा टेबल पढ़ लें, ट्रेड डेट अकाउंटिंग परचेज, ये टेबल पूरा पढ़ लें पेज 7 पे। सेटलमेंट डेट ही वो है जिस दिन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस वक्त फिर दोबारा उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे। यानी ईयर एंड तो बीच में आया था इसलिए किया, सेटलमेंट डेट पे फिर कर देंगे। देखें, पेमेंट तो उतनी ही करेंगे जितनी पहले दिन पेबल बनाया था। पैसे अल्टीमेटली जेब से कितने जाने, जो ट्रेड डेट के ऊपर, तो उतना ही तो पेबल बनाया था, तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट तो उतना ही होगा। उस एंट्री को साइड पे कर दें। इन्वेस्टमेंट है, फिर अपडेट कर दें फेयर वैल्यू पे। यानी पहले दिन, इसको मैं समराइज करता हूं, पहले दिन इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट, उसके बाद पेबल के साथ क्या सलूक होना है, सेटलमेंट डेट पे पे होना है बस। सेट है नहीं नहीं नहीं, ट्रेड डेट में जब ट्रांजैक्शन पे हम लॉक हो गए, वही पैसे कल को देने हैं, परसों तरसों, कोई बात नहीं। देखें, दो अलग अलग चीजें, एक है हमने ट्रेड डेट पे इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेबल क्रेडिट कर लिया। ट्रेड डेट 29 दिसंबर थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट कर ली 400। अब इनमें से पेएबल के साथ कल को क्या सलूक होना है, पे होना है, और 400 ही पे होना है। तो अब जब 2 तारीख को पेमेंट होगी
तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये पेएबल की तो बस ये इतनी सी बात है। और अगर ये सवाल फॉरेन करेंसी से मिक्स हो गया तो फिर पेएबल को ईयर एंड पे अपडेट भी करना था। एक दफा हुआ भी हुआ है, फॉरेन करेंसी मिक्स हुई थी इसमें। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल से रिलेटेड कोई एतराज। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो उसको 2 दफा अपडेट करना है, और अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो नहीं करना है, बस इन्वेस्टमेंट खत्म। फेयर वैल्यू थ्रू P&L है या फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो इसको ईयर एंड पे भी अपडेट करना है। और यहां भी इसको अपडेट करना है। इन्वेस्टमेंट को 2 दफा अपडेट करना है अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L या OCI है तो। पेएबल वही है जो पहले दिन रिकॉर्ड किया था, परसों उसी की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर फेयर वैल्यू में से कोई है तो ईयर एंड पे भी अपडेट होगी, सेटलमेंट पे भी अपडेट होगी। हाँ जी, ओके। परचेज ऑफ एसेट, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, ओके। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में हम अपनी इन्वेस्टमेंट डेबिट ही सेटलमेंट डेट पे करेंगे, क्योंकि अगर वो भी इसी दिन कर देनी होती तो फिर दोनों में फर्क क्या है। तो ट्रेड डेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इस दिन ही डेबिट हो जाएगी, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में 2 जनवरी को आगे इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी। तो 29 को क्या होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट ही नहीं कर रहे तो पेएबल को क्रेडिट करेंगे। देखिए यहां पर पेएबल क्रेडिट क्यों हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट की थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी थी क्योंकि ट्रेड डेट अकाउंटिंग है, पैसे नहीं दिए थे इसलिए पेएबल क्रेडिट किया था। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो करते हुए ट्रेड डेट वाले दिन इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करनी, तो जब इन्वेस्टमेंट डेबिट ही नहीं करनी तो पेएबल भी क्रेडिट नहीं करना, तो इसमें यहां पर कुछ भी नहीं होगा। परचेज ऑफ एसेट बता रहा हूं, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। ट्रेड डेट अकाउंटिंग पे इन्वेस्टमेंट ट्रेड डेट पे ही रिकॉर्ड हो जाएगी, पेएबल आएगा। उसके बाद पेएबल ने बस सिर्फ पे ही होना होगा। इन्वेस्टमेंट अगर अमोर्टाइज कॉस्ट वाली है तो बस इतने से ही रिकॉर्ड रहेगी, बाकी फिर साल एंड होगा, टेबल बनेगा तो बात की बात है। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L या OCI हुई तो ईयर एंड पे भी अपडेट होगी, और ये भी बात तब होगी अगर बीच में ईयर एंड आ रहा है तो, और सेटलमेंट डेट पे भी होगी। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन कौन सी बता रहा हूं मैं, परचेज। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग हुई तो ट्रेड डेट, मैं तो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग बता रहा हूं तो ट्रेड डेट कहां से आ गई भाई, डेट तो है ना, ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट। अकाउंटिंग सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है तो उसमें ट्रेड डेट के ऊपर कोई एंट्री नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करनी तो पेएबल भी क्रेडिट नहीं करना। लेकिन अगर बीच में ईयर एंड आ गया तो हम फेयर वैल्यू का गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करें, हाँ जी, क्यों करें फेयर वैल्यू गेन लॉस। अच्छा, हमने बेशक यहां डेबिट कुछ नहीं किया, लेकिन रेट अल्टीमेटली हमें 400 ही पढ़ना है। 400 ट्रेड डेट के ऊपर रेट था, हमने चूंकि सिस्टम में एंटर, ब्रोकर के थ्रू एंटर हो गए हैं, तो हमारी जेब से अल्टीमेटली पैसे कितने जाने हैं, यानी हमने वो इन्वेस्टमेंट जो बेशक अभी रिकॉर्ड नहीं की, पैसे कितने देने उसके लिए। और जैसे ही हम सिस्टम में एंटर हो गए, हमने अपनी बुक्स में एंट्री बेशक नहीं की, लेकिन ट्रेड डेट पे एंटर तो हो गए ना सिस्टम के अंदर। अब अल्टीमेटली शेयर्स हमें ही मिलने हैं, डिवेंचर्स हमें ही मिलने हैं, कितने पे, तो बेशक हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं की, लेकिन 400 रुपए के ही हमें मिलने वाले हैं। और ईयर एंड पे अगर वो 415 के हो गए हुए हैं तो 15 रुपए का हम खुशी में गेन करेंगे रिकॉर्ड, तो लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, यहां पर इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितने से होगा, जो उस दिन फेयर वैल्यू थी। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है तो इन्वेस्टमेंट को मजीद अपडेट नहीं करना। फेयर वैल्यू थ्रू P&L या OCI है तो ईयर एंड पे भी करना है, क्योंकि ईयर एंड पे करना ही होता है, और सेटलमेंट डेट पे भी करना है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही अलग से डिस्कस्ड है। ये इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराते कराते फिर अपडेट करा रहा है, इसलिए सेटलमेंट डेट पे भी अपडेट करवा रहा है। एक सेपरेट चीज है ना, तभी तो अलग से हेडिंग डिस्कस हुई हुई है। ये पेएबल 400 ही है, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 400 ही होना है। ये अपडेट करने की बात हो किसकी रही है, इन्वेस्टमेंट की। ट्रेड डेट अकाउंटिंग ओके है ना। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में बेशक हमने 29 तारीख को इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं की है,
लेकिन हमें पता है कि 400 रुपए का रेट लॉक हो गया हुआ है, ईयर एंड आएगा और उस इन्वेस्टमेंट का रेट मार्केट में बढ़ गया हुआ है, तो हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? तो उस खुशी को करेंगे रिकॉर्ड। पेमेंट कब नहीं की? अभी पेमेंट तो कोई नहीं की, वो तो 400 ही करेंगे। पैसे जेब से 400 ही जाने, तभी तो खुशी हो रही है देख के। करते हैं अभी, हमारी जेब से पैसे 400 ही जाने। 2 जनवरी को कैश 400 ही क्रेडिट होने भाई, हैं? दोनों सेम है, ईयर एंड आने से फर्क पड़ रहा है, बस अल्टीमेटली सेम हो जाना है, ईयर एंड आने से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्क बन जाएगी ना, तो इसलिए चीज इंपॉर्टेंट थी आईएफआरएस के लिए बताना इसको। और जिस बिजनेस में ये मिलियंस बिलियंस में ट्रांजेक्शन होती होंगी, एक दिन के हेर फेर से गेन लॉस का फर्क पड़ जाएगा, बैलेंस शीट की अमाउंट पे फर्क पड़ जाएगा। 29 दिसंबर पे बेशक एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन ईयर एंड पे रेट बढ़ गया तो खुशी तो होगी ना, तो उस खुशी को हम बना लेंगे अपनी ओसीआई या पीएनएल, बात करते हैं ना। और अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो फिर नहीं। अब अगर खुशी हुई तो ओसीआई या पीएनएल क्रेडिट, दुख हुआ तो ओसीआई या पीएनएल डेबिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं जिसको अपडेट करना है, तो अगर खुशी है तो उसको रिसीवेबल बना लेंगे, और अगर दुख हुआ है तो पेएबल बना लेंगे। मकसद है ईयर एंड पे गेन लॉस रिकॉर्ड करना, क्योंकि हमारा हक बन गया हुआ है। क्यों हक बन गया हुआ है? क्यों खुशी दुख होने लग गया है? क्योंकि हम 400 पे लॉक करके हुए ट्रांजेक्शन को, तो इसलिए ईयर एंड पे इस अपडेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है डेबिट क्रेडिट करने के लिए, तो उसकी जगह रिसीवेबल या पेएबल डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे फर्ज करते हैं 415 हो गया, तो रिसीवेबल डेबिट और ओसीआई या पीएनएल 15 से है परसों। अभी देखें सेटलमेंट में होने लगा। अब सेटलमेंट के टाइम पे रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट, कैश तो 400 से ही होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं, अब 2 तारीख को फिर अपडेट करना है उसको, लेट्स से 422 हो गया। तो अब हुआ क्या कि वो जो 22 रुपए का गेन आ रहा है उसमें से 15 हम ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर चुके थे, बाकी 7 और होगा। अल्टीमेटली दोनों का एंड रिजल्ट सेम ही बना, लेकिन ईयर एंड आने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इधर उधर हो जाएंगे। तो अब यहां पर ओसीआई या पीएनएल में मजीद 7 रुपए आ जाएगा। ये सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग अगले पेज पे, परचेज पूरी पढ़ लें, अगले पेज का रिमेनिंग हाफ। कुछ समझ नहीं आया? हाँ जी, जो अपडेट करना है ट्रेड डेट अकाउंटिंग के अंदर, तो बेशक सेटलमेंट डेट के लिए कैश एंट्री करने से पहले कर लिया, बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, कंपाउंड कर लें चाहे, नहीं यहाँ पे कंपाउंड कर लें। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 422 तभी आएंगे क्योंकि हमने पहले अपडेट किया होगा। ना करें अपडेट, आप यहाँ 407 कर लें, 415 डेबिट, रिसीवेबल 15 क्रेडिट, 400 कैश क्रेडिट, और फिर 7 रुपए से और एंट्री कर लें। जी जी जी, मैं वही वाली उधर भी दे देता हूँ। यहाँ पर 15 रुपए ईयर एंड पे बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 15 से और ओसीआई या पीएनएल क्रेडिट 15 से, फिर इधर इन्वेस्टमेंट 7 से मजीद डेबिट और ओसीआई या पीएनएल 7 से मजीद। तो एंड रिजल्ट इन्वेस्टमेंट टोटल उतनी जाएगी, पीएनएल ओसीआई उतना ही जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट बीच में आने की वजह से उनको ये बात अलग अलग बतानी पड़ी। क्या क्या क्या? रेगुलर वे ट्रांजैक्शंस डिफाइंड ही वही हैं। ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट का कॉन्सेप्ट ही तब है जब सेम डे ना हो। अगर सेम डे हो जाता होगा तो फिर जरूरत ही नहीं इस गाइडेंस की। अगर किसी मुल्क में किसी मार्केट के अंदर ये हो जाता हो सेम डे, तो फिर ये गाइडेंस रेलिवेंट ही नहीं है। ये गाइडेंस ही तब रेलिवेंट है जब एक से ज्यादा दिन लगते हैं। तो गाइडेंस तो उन्होंने दे दी, लेकिन गाइडेंस देने का ऑब्जेक्टिव यही रखा होगा कि बीच में अगर ईयर एंड आ गया तो, वरना एंड रिजल्ट तो दोनों में सेम ही बन रहा है।
लेकिन ईयर एंड आने की वजह से वो जो 22 रुपए का गेन था वो 15 और 7 में टूट रहा है। बल्कि गेन भी इनफैक्ट नहीं टूट रहा, इन्वेस्टमेंट गेन तो दोनों में सेम ही टूट रहा है। मेन इन्वेस्टमेंट एसेट साइड की बात हो रही है, यानी इधर एसेट्स और लायबिलिटीज प्रेजेंट हो रहे हैं, वहां नहीं हो रहे। बैलेंस शीट की फुटिंग पे फर्क पड़ रहा है। कहां? अरे एंट्री तो 15 से होगी ना। हाँ जी, कोई एतराज जी? पेज का आखिरी डब्बा वो असल में अगले पेज पे भी जा रहा है, पेज नहीं पढ़ रहा हूं ना। कहां पर? नहीं, ये अमाउंटाइज्ड कॉस्ट लिखी हुई है। नहीं मैंने नहीं देखें, ये जो मैंने इस वक्त सामने अकाउंटिंग की मिसाल दी हुई है ना, ये मैंने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल की दी हुई है। अगर ये अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट एसेट होता तो फिर ये काम भी ना होता, और एंड पे पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, बस इन्वेस्टमेंट 400 हो गई रिकॉर्ड। नहीं, आप सेटलमेंट जो शक्लें बना रहे हैं, आप सेटलमेंट डेट वाला डब्बा देख रहे हैं, मैंने ट्रेड डेट बताया। अब सेटलमेंट डेट बताने लगा हूं। अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट होती, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, तो इधर भी कोई एंट्री नहीं है, इधर भी कोई एंट्री नहीं है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 400 रुपए, ये किया हुआ पेज 8 के एंड पे। ट्रेड डेट पे 400 रुपए फेयर वैल्यू रखी है ना मैंने मिसाल में, तो वही पेज 8 के एंड पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट 400 रुपए, कैश क्रेडिट 400 रुपए। और ये जो बाकी मैंने बाकी फेयर वैल्यू वाली बताए हैं, ये पेज 9 के टॉप पे। ये रिसीवेबल मॉनेटरी है, इससे जो हमें इन्वेस्टमेंट मिलनी है, अगर वो डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट है तो राइट टू रिसीव कैश या राइट टू रिसीव डिवेंचर, ये राइट भी मॉनेटरी एसेट होता है। डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी एसेट है ना कि नहीं? मॉनेटरी एसेट है। अब अगर ये तो डिवेंचर की अल्टीमेटली पता ही है ना कितने कैश में जाने हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कर दी, मॉनेटरी एसेट है। अगर हमने एडवांस पकड़ा दिया सप्लायर को डिवेंचर की, अभी तो हमें नहीं भी मिली, वो एडवांस भी मॉनेटरी एसेट है, क्योंकि इसके बदले अल्टीमेटली कैश ही मिलना है हमें। जी दोबारा बोले, नहीं सुना मैंने। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है, हाँ, इस दिन नहीं की, हाँ, ईयर एंड पे भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। इसके डिस्क्लोजर होगा कि नहीं होगा, वो होगा डिस्क्लोजर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे, तो डिस्क्लोजर दे देंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहुत लंबे चौड़े डिस्क्लोजर होते हैं, लेकिन वो एग्जामिनेबल नहीं होते, मतलब एग्जाम में टेस्ट नहीं हो रहे। बड़े लंबे चौड़े डिस्क्लोजर हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, बहुत कुछ बताया जा रहा होता है। किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट उठा के देखना, उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत लंबे डिस्क्लोजर है, क्रेडिट रिस्क और पता नहीं बहुत लंबी मेच्योरिटी एनालिसिस, बहुत लंबे चौड़े डिस्क्लोजर होते हैं। IFRS 7 है ही ये कि डिस्क्लोजर क्या करना है, लेकिन वो नहीं, सिलेबस में तो IFRS 7 है, लेकिन वो एग्जाम में टेस्ट नहीं होते। कभी हो जाएंगे तो पढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ जी, इसमें बताएं सवाल और। ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, परचेज ऑफ एसेट डन। एक तो ये सामने वैल्यूज आ गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देख लें ज़बानी, सवाल पढ़ के पहले खुद ही एंट्री सोच लीजिएगा, फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट 2 में, अच्छा ये मिलेगा आपको पेज नंबर, हाँ जी 8.2.18। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कहाँ है करने?
हाँ जी, ये जो सेटलमेंट डेट है ठीक है अमाउंटाइज कॉस्ट जब हमने सेटलमेंट डेट पे जाके ऐसे रिकॉर्ड किया तो ये हमने या तो वो सेम डेट पे सबमिट किया सेटलमेंट डेट पे रिकॉर्डिंग की और अमाउंटाइज कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 400 रुपये। हाँ ये जो एंट्री हुई है वो 1000 रुपये से हाँ, ट्रेड डेट में 1000 रुपये था। लेकिन फेयर वैल्यू में क्यों पीछे कब की फेयर वैल्यू? उस दिन की उस दिन कौन सा दिन? जब सेटलमेंट डेट की ट्रेड डेट। हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट असल में पढ़नी, पैसे जेब से कितने जाने? पैसे तो सब ठीक है ऐसे जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो तो अमाउंट कॉस्ट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं। लेकिन ट्रेड डेट पे ही हम कमिट कर चुके, तो बेशक एसेट हमने भी डेबिट नहीं किया, लेकिन हमने वो रेट लॉक कर दिया 1000 का। अभी इन्वेस्टमेंट बेशक डेबिट नहीं की, लेकिन हमने उसको दिल से इन्वेस्टमेंट मान लिया। अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमें वो 1000 रुपये की पड़ रही है। इन मार्केट्स में होता नहीं होगा शायद। नहीं, एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में मार्जिन होती है। वैसे तो देखें, आप कोई भी मुंह उठा के चला जाए शेयर खरीदने, ऐसे नहीं होता। अकाउंट खोलना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें मार्जिन रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी के पैसे रखने पड़ेंगे, फिर वो हमारे यहाँ पे ब्रोकर ट्रांजेक्शन करके देगा। ऐसी मैं जाऊं कि जी शेयर खरीदने हैं और मैं कह के तो निकल जाऊं तो कोई खमीरी थोड़ी है 15 खमीरी लगा दो मैं निकल गया, क्या वो खमीरी किसी और को बेच देगा। तो पहले अकाउंट खुलेगा, उसमें मार्जिन रखा जाएगा, सिक्योरिटी रखी जाएगी, फिर ट्रांजेक्शन होगी। तो एडवांस की टेंशन नहीं है। अगर किसी स्टॉक मार्केट में इतनी तरक्की हो चुकी हो कि सिस्टम जिस दिन जिस टाइम पे हम शेयर खरीदने गए 15-20 मिनट के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई, तो उसके लिए टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक ही तब है जब उस मार्केट में एक से ज्यादा दिन लगते हों, तो ये टॉपिक है, वरना ये टॉपिक ही नहीं है। कोई पता नहीं, नहीं पता ना कोई। देखें, जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं उन्होंने बहुत सारी दुनिया की चीजें देख के स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। जो लॉजिक्स खुद ही सोच के मुझे समझ आ जाती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। जो नहीं आती मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है इसके पीछे, होगी कोई ना कोई। हाँ जी, अच्छा आप लोग सवाल जरूर पूछते जाएं, लेकिन मैंने सेल ऑफ एसेट भी कराना है अभी। हाँ जी, और लेकिन फिर भी परचेजर से दोनों एक डे में हो जाती है, बैक एंड ब्रोकर सेटल करवा दी 2 दिनों के बाद। देखें, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी मार्केट में हमारे अकाउंट में फाइनली शेयर्स ट्रांसफर होने में, पैसे आने जाने में 1 से ज्यादा दिन लगेंगे, तो फिर ये सारा रूल गाइडेंस है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गाइडेंस नहीं है। 7 दिन का टाइम होता है, वो 2 दिन का है। अच्छा चलें आगे, अच्छा आगे चलते हैं। परचेज ऑफ एसेट डन, परचेज ऑफ एसेट डन। अच्छा, अब जो लोग जाग रहे हैं और वाकई करना भी चाहते हैं, 1-2 मिनट की बात है, इसको सामने रखें, लॉजिक सोचें और ट्रेड डेट अकाउंटिंग मेथड में सेल ऑफ एसेट बना के देखें। अभी वहां से नहीं पढ़िएगा, पहले खुद ही सोचें। ये इन्वेस्टमेंट डेबिट कर ली थी, पेएबल क्रेडिट कर लिया था, पेएबल जाके फिर पे हुआ था, फेयर वैल्यू ईयर एंड पे अपडेट की थी, यहां फिर अपडेट की थी। अब इसको सामने रखते हुए ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेल ऑफ एसेट सोचें क्या क्या होना चाहिए। सोचना खामोशी से करना होता है, सोचना बोलने में फर्क होता है। मैंने कहा सोचें।
है? सिर्फ इरादा नहीं किया, ब्रोकर को कह दिया बेच दो, यानी एंटर हो गए, कमिटमेंट सिस्टम में एंटर हो गए हम। हाँ जी, सोच लिया। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट को बुक्स में कब ला रहे थे? ट्रेड डेट पे ही। अब सेल ऑफ एसेट है, बुक्स में से कब निकाल लें? ट्रेड डेट पे। इन्वेस्टमेंट को बुक्स में से निकालना है मतलब डी रिकॉग्नाइज करना है। अगर तो अमोर्टाइज कॉस्ट है तो बस जितनी पे बुक्स में आ रही है आ रही है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L थ्रू एसीआई है तो पहले उसको अपडेट करेंगे, जो डी रिकॉग्निशन में बताया था, कर लिया अपडेट। अब हम उसको बेच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पैसे 2 दिन बाद मिलेंगे, रिसीवेबल डेबिट। रिसीवेबल डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अमोर्टाइज कॉस्ट है तो बस रिसीवेबल डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और अगर फेयर वैल्यू अगर है तो पहले फेयर वैल्यू पे अपडेट होना है, फिर रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होना है ईयर एंड पे। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं रही तो फिर अपडेट किसको करना है? तो ईयर एंड पे कुछ भी नहीं करना। और बात 2 तारीख को कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ये ट्रेड डेट अकाउंटिंग में सेल ऑफ एसेट पढ़ लें, पेज 8 पे। पेज 8 के टॉप पे सेल ऑफ एसेट पढ़ लें सारा। अगर हम पहले अपडेट कर देंगे इससे हमारे सेल प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली शेयर प्राइस वो फेयर वैल्यू ही होगी ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, लिस्टेड है, तो फेयर वैल्यू वही होती है जो उस दिन रेट था। तो जिस पे हम ट्रेड डेट पे बेचने लगे इनफैक्ट वही फेयर वैल्यू है और उसी पे ही हम अपडेट कर रहे होंगे। मतलब वो फिर इक्वलाइज करने के लिए होगा, बैलेंस करने मार्केट है ना, कोटेड है। इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने के लिए। नहीं, बात सिर्फ बैलेंस की नहीं है, बैलेंस अल्टीमेटली हो जाएगी। चूंकि ये एक मार्केट है, कोटेड मार्केट है, तो फेयर वैल्यू होती ही वो है जो मार्केट में रेट चल रहा है। तो ट्रेड डेट जब हमने ब्रोकर को कह दिया बेचना है तो जिस प्राइस पे वो बेचने का लॉक करेगा वही फेयर वैल्यू होगी उस दिन, उसी पे अपडेट कर देंगे और उतनी ही अमाउंट को। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन सकता कि जैसे हमने किसी से पहले जैसे कमिटमेंट कर ली है, सिस्टम में एंटर होना ही कमिटमेंट है। ट्रेड डेट ही वो है जो सिस्टम में एंटर हो गया। प्राइस फिक्स कर लिया लेकिन फेयर वैल्यू ज़्यादा है। देखें, हम किसी इंडिविजुअल से प्राइवेटली ट्रांजैक्शन कर रहे हो फिर तो है ना हम प्राइस फिक्स कर लें। जब सिस्टम में एंटर होना है तो ब्रोकर से वैसी जबानी इरादा नहीं होगा, सिस्टम में एंटर होना ही ट्रेड डेट है कि हम हो गए सिस्टम में एंटर, उस दिन वाली प्राइस हो गई लॉक। अगर हम किसी से वैसे ही इंडिविजुअली चीज खरीद बेच रहे हो फिर तो हमने आपस में तय कर लिया और कहा यार 15 दिन बाद दूंगा चीजें। ये रेगुलर वे ट्रांजैक्शन ये नहीं है, इनमें तो एक मार्केट है रेगुलर। तो इसमें कोई गेन लॉस नहीं हो सकता फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L OCI वगैरह हमने बेचने से जस्ट पहले यानी ट्रेड डेट पे इसको अपडेट कर लिया फेयर वैल्यू पे। हमारी बुक्स में आ रही थी वो 390 की, हमने ट्रेड डेट पे उसको 400 पे कर दिया अपडेट। अब इन्वेस्टमेंट अपडेट होकर 400 पे आ गई, फौरन हमने फिर साथ ही रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी 400। जो इस पे गेन लॉस होना था वो इससे पहली एंट्री में अपडेट करने की वजह से हो गया। और अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो रिसीवेबल तो 400 ही डेबिट, क्योंकि बेच इसको 400 पे रहे हैं। और हमारी बुक्स में इसकी जो भी वैल्यू आ रही थी लेट से 382, तो बाकी 18 रुपए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। पेज 8 के टॉप पे सेल ऑफ एसेट कहा है सारा पढ़ लें। सेल ऑफ एसेट ट्रेड डेट अकाउंटिंग डन, क्लियर के कोई सवाल है? यहां पर क्या करें? सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, अभी उसको बेचना रिकॉर्ड कर लें? नहीं, लेकिन हमें अभी ही पता लग गया कि इन्वेस्टमेंट 400 पे बिक जानी है, ये अभी ही पता लग गया, तो 400 पे गेन लॉस अपडेट कर लेंगे। दोबारा सुने, इन्वेस्टमेंट का बेचना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो इस दिन रेट लॉक हो गया हमें अल्टीमेटली उतना ही मिलने हैं ना। तो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में इस दिन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन रेट तो लॉक हो गया, तो उस रेट के लॉक होने को हम फेयर वैल्यू अपडेशन कर लेंगे। 29/12 को रेट लॉक हो गया ना, इन्वेस्टमेंट बुक्स में से नहीं निकाल रहे, लेकिन हम उसी को फेयर वैल्यू मान के उसको अपडेट कर लेंगे, फेयर वैल्यू अपडेशन कर लेंगे इस दिन ईयर एंड पे।
नहीं करेंगे मजीद अपडेट। क्यों नहीं मजीद अपडेट करेंगे? अब राइट ही नहीं रहा, रेट तो वही लॉक हो गया जो 29 को था, ईयर एंड पे कुछ नहीं करेंगे और 2 तारीख को बेच देंगे है, क्योंकि दोबारा अपडेशन का हमें फायदा नहीं है ना मिलना। परचेज में तो हर गुजरते दिन का हमें अल्टीमेटली तो फायदा ही मिलना था। जब परचेज करनी थी, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में महंगे होते जाना था, फायदा होना था, सस्ते होना था, मैं नुकसान होना था। यहां पर 400 रुपए का रेट लॉक हो गया, बस अब हमें वो इन्वेस्टमेंट बेच के बस 400 ही मिलना है। अब कल को उसकी कीमत बढ़े कम हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ना। हमने अब अपडेशन मजीद करनी ही नहीं, क्योंकि जो 400 का रेट लॉक हो गया वो हो गया। अब उसकी मजीद वैल्यू बढ़ने का हमें को फायदा हो रहा है, तो कोई गेन लॉस नहीं। बस जो यहां तक होना था हो गया, ईयर एंड पे भी कोई गेन लॉस नहीं और बेचते हुए भी कोई गेन लॉस नहीं। पेज नंबर 9 पे सेटलमेंट डेट, ये सेल ऑफ एसेट पढ़ लें सारा। पेज 9 पे सेटलमेंट डेट में सेल ऑफ एसेट पढ़ लें। जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L या फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली इन्वेस्टमेंट है, उसका गेन लॉस यहीं अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो अमोर्टाइज कॉस्ट वाली है उसका यहां आके गेन लॉस रिकॉर्ड होगा। दोबारा इधर क्या करना है हमने, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट तो हमने नहीं करनी, लेकिन फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देनी है। लेकिन नहीं, इन्वेस्टमेंट को डीरेकग्नाइज नहीं करेंगे, फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे। लेकिन जो उसी को करेंगे जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L या थ्रू OCI वाली है, उसी को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट वाले को नहीं करना। तो अगर अमोर्टाइज कॉस्ट हुई तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो यहां पर अपडेट करेंगे। ईयर एंड में मजीद अपडेट नहीं करेंगे, क्यों? राइट ही नहीं है, वैल्यू बढ़ती रहे, होती रहे। और यहां फाइनली यहां हम 400 पे अपडेट कर चुके थे, बस कैश, डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लेकिन अगर अमोर्टाइज कॉस्ट थी तो फिर प्रॉफिट एंड डिस्पोजल आ जाएगा। जी अब पढ़ लेना, पेज 9 एंट्रीज बनाई है मैंने, वहां पेज 9 पे सारी एंट्रीज बना के लिखी हैं। ट्रेड डेट पे चूंकि हम बेचना तय कर चुके, रेट लॉक हो गया, तो हम ट्रेड डेट वाले दिन फेयर वैल्यू पे अपडेशन कर देंगे। फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI के केस में बस इन्वेस्टमेंट को अपडेट कर देंगे, डीरेकग्नाइज नहीं करेंगे, बस अपडेट कर देंगे। और ईयर एंड पे मजीद अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि मजीद हमें फायदा कोई नहीं मिलने वाला। क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप ट्रेड डेट पे गेन लॉस रिकॉर्ड कर लें। इन्वेस्टमेंट को डीरेकग्नाइज नहीं करना, लेकिन उसका गेन लॉस खुशी खुशी मान लेना है। परचेज के टाइम पे भी यही किया था कि इन्वेस्टमेंट को डेबिट नहीं किया था, लेकिन ईयर एंड पे जो गेन लॉस हो गया था उसको मान लिया था। तो यहां भी ऐसे ही कर रहे हैं कि गेन लॉस को भी मान लेंगे, इन्वेस्टमेंट डीरेकग्नाइज नहीं हो रही होगी। पेएबल कहां से आ गया? हाँ, दोबारा बोलिए। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट को अपडेट कर दिया फेयर वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट बुक्स में है हमारे, हम सेल करने जा रहे हैं। ये जो बोर्ड पे अभी लिखा हुआ ये परचेज वाली ट्रांजैक्शन थी, अब हम सेल कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में थी, सेल ऑफ एसेट, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में है तो बेचने लगे हैं ना, तो वो बुक्स में है, अपडेट कर देना है उसको, दोबारा अपडेट नहीं करना। और वो जो अपडेट ऑलरेडी हो चुकी, कैश, डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लेकिन अगर अमोर्टाइज कॉस्ट थी तो यहां अपडेट नहीं की थी, यहां जब बेचेंगे तो बेचते हुए आ जाएगा प्रॉफिट एंड डिस्पोजल। रेगुलर वे ट्रांजैक्शन खत्म। इसके लिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 बनाया हुआ था, इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 बनाया हुआ है। और बस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 दिखाइएगा कल फिर इंपेयरमेंट कराता हूं मैं इसकी। है रेगुलर वे, आप पहले ये देखा है ना इतना, तो कल फिर इसका पास पेपर का सवाल होगा दूंगा एक।
हाँ जी, इजाज़त हो तो अर्ज करूँ। अगर किसी के साथ ट्रांजेक्शन की है और पैसे देने हैं, तो सेलर का राइट है टू रिसीव कैश, या अगर उधार लिया हुआ है तो लेंडर का राइट है टू रिसीव कैश, ये उसका हक है। और जब हक नहीं दिया जा रहा होगा तो हम जालिम हो जाएंगे। बोरोअर लेंडर को पैसे वापस ना करे तो जालिम हो गया, या चीज़ें खरीदी थी, सर्विसेज ली थी, पैसे नहीं दे रहा, जालिम हो गया। किसी भी तरह से हक नहीं देना ये जुल्म है। अच्छा, ये तो हो गई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर वैसे ही कोई बुरा सलूक, मारपीट कर दी, बेइज्जती कर दी, कोई और जो पैसे में तोली नहीं जा सकती बात, वो सेटल होगी माफ़ी मांग के, वो माफ़ी मांग के सेटल होगी। दोनों ट्रांजेक्शन दोबारा बताता हूँ। एक है कि मैंने किसी शख्स से कर्ज लिया, अब उस लेंडर का मुझ पे हक है कि वो मुझसे पैसे वापस ले। ये हक सेटल कब होगा? पैसे दे के। और अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती कर दी, बेइज्जती कर दी, जुल्म कर दिया, उसको शर्मिंदा कर दिया, जो भी है, ये कैसे सेटल होगा? माफ़ी मांग के। ये माफ़ी मांग के सेटल होगा। अच्छा, इसकी सेटलमेंट मेरे माफ़ी मांगने से है, उसके माफ़ करने से नहीं है। यानी अगर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और वो माफ़ नहीं कर रहा है तो मेरी तरफ से सेटलमेंट हो गई, प्रोवाइडेड कि माफ़ी वाकई हो। अगला माफ़ नहीं कर रहा, उसका ज़र्फ है, उसका मसला है, लेकिन मैंने माफ़ी वाकई मांग ली, वाकई शर्मिंदा होके सबके सामने, जगह सबके सामने बेसिक सबके सामने कर दी, या पाँव पकड़ लिए, जैसे भी जो भी उस वक्त के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से बनता है, माफ़ी मांग ली, मेरी तरफ से सेटलमेंट हो गई। तो अगर पैसे देने बनते हैं तो पैसे देने से सेटलमेंट है, और अगर वैसे माफ़ी मांगने से सेटलमेंट करनी है तो माफ़ी मांगेंगे तो सेटलमेंट होगी। एक बार ये सेटलमेंट हो गई तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगर ये सेटलमेंट नहीं हुई तो ये जिम्मेदारी कैरेट डाउन हो जाएगा आखिरत में, और वहाँ ब्रॉड डाउन होगा। अब जब वहां पर ब्रॉड डाउन होगा और हमारे अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, हमारा पेएबल आ रहा होगा, तो वो है क़यामत का जो दिन है, वो इंसाफ का दिन है, और उस दिन सेटलमेंट होगी। अब जब वो सेटलमेंट डेट आ जाएगी तो अकाउंट सेटल होगा। दुनिया में सेटल कर लेते तो सेटलमेंट का मोड क्या होता? पैसे देने थे या माफ़ी होनी थी। लेकिन जब आखिरत में सेटलमेंट होगी तो उस वक्त सेटलमेंट का मोड कैश नहीं हो सकता, माफ़ी भी नहीं हो सकती। सेटलमेंट के लिए वाहिद जो करेंसी बचेगी, वाहिद मीडियम ऑफ एक्सचेंज बचेगा, वो होगा कि मेरी नेकियों में से सेटलमेंट की जाएगी, और अगर नेकियां नहीं हुई तो उसके गुनाह लेके मेरे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो उस दिन की सेटलमेंट का तो यही तरीका है, और उस दिन सेटलमेंट कंफर्म होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसाफ का वादा अल्लाह ने नहीं किया हुआ, वो तो इंसानों पर छोड़ा हुआ है, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इंसाफ करना है। अब उस दिन सेटलमेंट तो होगी, तो अब बेहतरी ये है कि आज सेटल कर लें, थोड़े में सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरत में सेटलमेंट हुई तो आज तो कैश अगर जेब से चला भी गया, कल को दोबारा भी आ सकता है, लेकिन अगर आखिरत के दिन नेकियां अकाउंट से निकल गई तो दोबारा नहीं आ सकती। बुखारी 6534, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इससे दुनिया में माफ़ करवा ले। वहाँ दिरहम और दिनार नहीं होंगे वहाँ। अब सेटलमेंट बता रहे हैं, पहले उसके भाई के लिए उसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो उसके भाई यानी जो मजलूम है उसकी बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। तो अब अक्लमंदी ये है कि यही सेटलमेंट कर ली जाए। अब मुझ समेत हम सारे अपना पास्ट देखें, और उस पास्ट में ये देखें कि हमने कहाँ पर किसी के कोई पैसे वैसे देने हैं, कहाँ पर जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, कहाँ पर माफ़ियाँ मांगनी है, वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, इस माहौल बना हुआ है। आपके कुछ हराम रिलेशंस थे और अब आपको एहसास हुआ कि गलती हो गई, अब आपने उस बेचारे का दिल तोड़ दिया। उस बेचारे से माफ़ी नहीं मांगनी जाके, क्योंकि वो जो माफ़ी मांगना है ना, वो दोबारा से फितने को उठा देगा। आपके हराम रिलेशंस थे, आपको एहसास हो गया, अब आपने तौबा की और कनेक्शन